हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमने इसके पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को पढ़ लिया है। आज हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत मेनली हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे उपनिवेशवाद तथा उसके चरण, है ना। उपनिवेशवाद और उसके चरण, जिसको हम तीन भागों में डिवाइड करके देखेंगे, है ना। व्यापारिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद। इस तरह से हम इनको तीन हिस्सों में बांटकर देखेंगे। फिर हम देखेंगे भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति के अंतर्गत हम तीन प्रमुख भू राजस्व नीतियों को देखेंगे: स्थायी बंदोबस्त की नीति, महलवाड़ी नीति और रियायतवाड़ी नीति, है ना। ये भू राजस्व की नीतियां थी ब्रिटिश काल के दौरान। उनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इन नीतियों से किस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने जो भारत से जो किसानों से अधिकतम धन की प्राप्ति के लिए अपने 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 लक्ष्य समय समय पर निर्धारित किए। फिर हम देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण मुख्यतः क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति से अत्यधिक धन इकट्ठा हो गया था ब्रिटिश लोगों के पास, तो ब्रिटिश लोगों ने निवेश करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। और यहाँ पर चूंकि श्रम सस्ता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति इनकी, उन्होंने जो औद्योगिक नीति अपनाई उससे क्या होगा, जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुएं भारत लाई गई। भारत क्यों लाई गई? क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार था, है ना। एक उपनिवेश होने के कारण भारत एक बड़ा बाजार था और तात्कालिक स्तर पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो वहां से जो निर्मित वस्तुएं थी भारत भेजी जा रही थी, वो भारत से कच्चा माल, है ना, कच्चा माल बंदरगाहों के माध्यम से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इससे क्या हो गया, जो देसी उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, उनका लगभग पतन हो गया। दूसरा कारण ये भी था हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का, कि देसी राज्यों के अंतर्गत जो राजा महाराजा होते थे, वो विलासी और आलसी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हो गया। उन्होंने ब्रिटिश से संधि कर ली कि कोई भी अगर हमला होगा, किसी तरह की आंतरिक हलचल होगी, किसी तरह का जनता का विद्रोह होगा, तो उसमें ब्रिटिश सेना राजाओं की मदद करेगी। इससे हस्तशिल्प उद्योगों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली और वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। रेलवे रेलवे भी एक बड़ा माध्यम बना धन की निकासी का, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी को दादा भाई नौरोजी ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से भारतीय धन का ब्रिटेन में गमन हो रहा था। ठीक है। रेलवे के बाद हम धन की निकासी को विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम उपनिवेशवाद और उसके चरण। उपनिवेशवाद के तीन चरण होते हैं: व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। पहले हम जानेंगे उपनिवेशवाद होता क्या है ना। उपनिवेशवाद होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। विकसित राष्ट्र द्वारा अल्पविकसित राष्ट्र का शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसके अंतर्गत जो विकसित राष्ट्र होता है वो मातृ देश कहलाता है। ये मातृ देश कहलाएगा, है ना, मातृ देश। और जिस राष्ट्र का शोषण किया जा रहा है ना, वो उपनिवेश कहलाता है ना, उपनिवेश कहलाता है। ठीक है। मातृ देश, अभी जो वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हो, जो स्थितियां पढ़ रहे हो, उसमें ब्रिटेन मातृ देश कहलाएगा तथा भारत उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है। भारत का शोषण हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है। और जो मातृ देश अपने अधिकतम लाभ के लिए कार्य कर रहा है ना, अधिकतम लाभ के लिए भारत के जो संसाधनों का दोहन कर रहा है, तो यहाँ पे उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है। कोई भी इसको, मतलब अप्रत्यक्ष लाभ जरूर हो सकता है भविष्य में, परंतु तात्कालिक स्तर पर सारे हित किसके संदर्भ में देखे जाएंगे? मातृ देश के संदर्भ में देखा जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। अब भारत में उपनिवेशवाद किस तरह से लोगों ने उजागर किया? जो भारत में आर्थिक नीतियों के प्रमुख समीक्षक थे दादा भाई नौरोजी आर्थिक नीति के प्रमुख समीक्षक थे। डीडी बासु
रमेश चंद्र दत्त, जीबी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश नीतियों को उजागर किया, भारतीय जनता के समक्ष रखा, है ना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रखा, न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से रखा, और बताया कि किस तरह से जो ब्रिटिश तात्कालिक स्तर पर भारत पर राज कर रहे थे, वो किस तरह से भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं, है ना। इसमें से दादा भाई नारोजी का जो योगदान रहता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत बताया था, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ बताया था कि किस तरह से भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने बताया था। अब जो उपनिवेशवाद को तीन चरण, आरपी दत्त, है ना, आरपी दत्त की एक किताब थी इंडिया टुडे, है ना, आरपी दत्त की एक किताब थी इंडिया टुडे। इसमें उपनिवेशवाद के तीन चरण बताए गए, है ना, आरपी दत्त की किताब में उपनिवेशवाद के, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद हो रहा था भारत में, उसके तीन चरण बताए गए। कौन कौन से? पहला बताया गया व्यापारिक पूंजीवाद, जब प्लासी के युद्ध से जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है, तब तक को व्यापारिक पूंजीवाद की श्रेणी में रखा है। 1757 से 1813 तक का यह काल है। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद कब है? जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी 1813 से 1857 तक, है ना, 1813 से 1857 तक का काल औद्योगिक पूंजीवाद माना जाता है ना। इस समय क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है तथा पूरी तरह से भारतीय मार्केट को हर ब्रिटिश के लिए खोल दिया जाता है। तीसरा आता है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद वित्तीय पूंजीवाद, सॉरी यहाँ पे 1857 से मैंने गलत लिख दिया, 1857 के बाद का जो काल होगा वो वित्तीय पूंजीवाद काल का कहलाएगा, है ना। 1857 के बाद क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो चुकी थी, तो वहां पे धन, लोगों के पास पूंजी अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गई थी। उस पूंजी को इन्होंने भारत में आकर लगाया, जैसे बागानी कृषि कराई, है ना, नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया, और किसानों, और भारत में श्रम भी सस्ता था, इसलिए वित्तीय पूंजीवाद को इन्होंने 1857 के बाद बढ़ावा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यापारिक पूंजीवाद, जो 1757 से 1813 तक चला। इसमें क्या 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 घटनाएं घटी आप देखेंगे, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा, है ना, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा, है ना, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तात्कालिक स्तर पर, इसे व्यापार के लिए बनाए रखा। यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भारत से बाहर निकालना फोकस रहा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो डच, है ना, डच और पुर्तगाली, है ना, पुर्तगालियों से प्रतिद्वंदी हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी कंपनी, है ना, फ्रांसीसी कंपनी। जब आप देखोगे 1798-99 के आसपास नेपोलियन का साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था, तो भारत में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियां चला रहा था, है ना, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियों के माध्यम से भारत में गतिविधियों को, जिसके अंतर्गत उन्होंने मैसूर राज्य का, है ना, मैसूर राज्य का भारत में विलय किया। मैसूर राज्य का भारत में विलय करने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि मैसूर का जो सुल्तान था टीपू, है ना, वो ब्रिटिश से वो फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रख रहा था, है ना, फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रख रहा था। तो भारत में फ्रांसीसियों से संबंध बनाने वाली इस शक्ति को उखाड़ फेंकना वेलेजली ने एक महत्वपूर्ण कदम माना, और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पूरी तरह से मैसूर का पतन करके उसको सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, नेपोलियन का जो साम्राज्यवादी विस्तार भारत में नहीं हो पाया। इसी संदर्भ में लॉर्ड वेलेजली ने कहा था, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है ना। तो ऐसा क्यों कहना चाह रहा था ये? ऐसा इसलिए कह रहा था कि तात्कालिक स्तर पर यूरोप में प्रतिस्पर्धा का माहौल था, किन के उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा का, जैसे फ्रांस भी उपनिवेशवाद पर बल दे रहा था, इटली जर्मनी भी उपनिवेशवाद पर बल दे रहे थे, इंग्लैंड भी या ब्रिटेन भी उपनिवेशवाद पर बल दे रहे थे। तो जब भारत में मैसूर
को विलय कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने कहा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य, भारत पूर्व में, अगर आप भूगोल में देखेंगे, मानचित्र पर देखेंगे, तो भारत पूर्व की तरफ, यूरोप से पूर्व की तरफ अवस्थित है ना। तो उन्होंने इसी संदर्भ में कहा था पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1857 तक था, है ना। 1813 में क्या करते हैं कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है ना। ब्रिटिश संसद क्या करती है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देती है ना। कंपनी के एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देती है, और सारा जो मार्केट है वो प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल देती है ना। प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल देती है, मतलब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत से व्यापार कर सकता है ना। प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल देती है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उससे जो निर्मित वस्तु है भारतीय बाजार में पहुंचाने में आसानी हुई, है ना। ब्रिटेन में जो निर्मित औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा था, उस उत्पादन को कहीं तो बेचना था। उन्होंने इसके लिए भारतीय उपनिवेश को चुना, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक थी और लोगों को इस तरह से वस्तुओं की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का तकनीकी विकास तो हो नहीं रहा था। तो वहां से जो तकनीकें बन के आ रही थी वो भारतीय मार्केट में फैलाई जा रही थी, है ना। और भारत का जो कच्चा माल था, है ना, कच्चा माल था, रॉ मटेरियल, वो बंदरगाहों और रेलवे के माध्यम से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। वहां से चीजें निर्मित होती, भारत लाकर मार्केट में इंड्यूस कर दी जाती थी, और लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदे, ठीक है। तो मुक्त व्यापार की नीति इसलिए अपनाई गई। इस समय क्या हुआ, विलय विस्तार की नीति को भी बल दिया गया, है ना। मैंने जैसे बताया था डलहौजी की एक सेकंड, लाइट चली गई, है ना। लाइट चली गई, एक सेकंड ना। डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, डलहौजी ने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत हड़प नीति अपनाई थी, है ना। हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है। हड़प नीति के बाद उन्होंने युद्ध के द्वारा भी पंजाब वगैरह, पेंगू, बर्मा को इन्होंने जीता था, ठीक है। और कुशासन के आरोप में अवध का विलय इन्होंने किया था, ठीक है। तो औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत विलय विस्तार की नीति को बढ़ावा दिया गया, है ना। इसके पहले जो मैंने एक बात बताना भूल गया था, व्यापारिक पूंजीवाद में सामाजिक सांस्कृतिक नीति में अहस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी। कहने का तात्पर्य ये कि समाज में किसी तरह का व्यापक परिवर्तन नहीं किया था, है ना। समाज में किसी तरह का व्यापक परिवर्तन नहीं किया था, है ना। व्यापक परिवर्तन नहीं किया, इससे क्या होगा, जनता में जो रोष की भावना या किसी तरह का रिबेलिशन, जिसे ना विद्रोह की भावना नहीं जागी थी। अब तक 1813 तक, परंतु 1813 से 1857 के दौरान भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन किए गए। व्यापक परिवर्तन क्यों किए गए? सबसे पहले तो शिक्षा पर बल दिया गया। भारतीय समाज में कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय के माध्यम से, मतलब सती प्रथा का अंत हुआ, है ना। सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। इस तरह की गतिविधियां करके ऐसा लगा भारतीय समाज में कि जो ब्रिटिश लोग बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे भारतीय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है। तो आगे चलकर क्या होगा, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक नीति में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप 1857 का क्रांति होगी, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति में व्यापक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो लेक्स लोकी अधिनियम भी बनता है, जिसमें जैसे धर्म परिवर्तन से संबंधित बातें होती है कि जैसे कोई हिंदू अगर ईसाई धर्म को परिवर्तित करता है तो उसकी संपत्ति में किसी तरह का मतलब बदलाव नहीं किया जा सकता, उसकी संपत्ति बनी रहेगी। इस तरह से बहुत सारे कानून पास किए इन्होंने, ईसाइयों को लेकर भी, ईसाईकरण की नीति पर भी इन्होंने बल दिया। तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक नीति में इन्होंने व्यापक रूप से हस्तक्षेप किया, कौन से, औद्योगिक पूंजीवाद के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय पूंजीवाद, है ना। वित्तीय पूंजीवाद कब होता है? 1857 के बाद वित्तीय पूंजीवाद कहलाता है।
है ना। जब ब्रिटेन के लोगों के पास पूंजी अत्यधिक मात्रा में आ गई, है ना, ये पूंजी अत्यधिक मात्रा में आ गई तो वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, है ना। जब वित्तीय पूंजीवाद को देंगे तो भारत में रेलवे के विकास पर पूंजी एकत्रित की जाएगी, और वो पूंजी किससे ली जाएगी? ब्रिटेन के उद्योगपतियों से ली जाएगी, है ना। ब्रिटेन के उद्योगपतियों से ली जाएगी और उस पर उनको ब्याज भी दिया जाएगा, है ना, ब्याज दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो भारत से धन की निकासी को तीव्र गति प्राप्त होगी, है ना। ब्याज भी देंगे तो धन की निकासी से, है ना, धन की निकासी तीव्र होगी, भले ही जो रेलवे घाटे में जाए या फायदे में रहे, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में भी भारत में निवेश पर बढ़ावा दिया गया। बागानी कृषि में निवेश किया गया, है ना। असम के जो बागानों में निवेश किया गया ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा, है ना। तो वित्तीय पूंजीवाद 1857 के बाद माना जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में निवेश किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने उपनिवेशवाद और उसके चरणों को अच्छे से जान लिया है। अगले वाली वीडियो में हम जो भू राजस्व नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। भू राजस्व नीति में भी हम 3 तरह की नीतियों को पढ़ेंगे। एक तो स्थायी बंदोबस्त, है ना, स्थायी बंदोबस्त, और रैयतवाड़ी सिस्टम, है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। मुख्य रूप से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।